हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के प्रोविजंस जो बजट 2023 में अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोज किए गए हैं। जब ये फाइनेंस बिल 2023 पास होगा अप्रोक्सीमेट इन मई और जून मंथ में, तब ये एक्ट में कन्वर्ट होगा और सारे जो चेंजेस है उस दिन से एप्लीकेबल होंगे। तब हम पॉइंट वाइज और सेक्शन वाइज देखते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। शुरुआत के जो 3 सेक्शंस हम देखेंगे वो आईटीसी के रिलेटेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17(5) जो जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट का दिया गया है, जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी गई है जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। उसमें एक एक्टिविटी ऐड की है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने भी एक्सपेंडिचर कंपनी लॉ के हिसाब से, जहाँ पे सेक्शन 135 में सीएसआर का एक्सपेंडिचर कंपनी को करना मैंडेटरी है। तो उसके कनेक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर कंपनी करती है और उसमें जीएसटी वेंडर को पे कर रही है, उसकी आईटीसी नहीं मिलेंगी। अभी तक 2 व्यू थे इसके अंदर। एक क्लास ऑफ पीपल का ऐसा मानना था कि ये मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है कंपनी लॉ के हिसाब से, ये हमारे लिए वॉल्यूंटरी नहीं है, तो इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में गुजरात का 2021 का अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का AAR का एक रूलिंग था जो ऐसा बोलता था कि सीएसआर एक्सपेंडिचर वो बिजनेस के कनेक्शन के एक्सपेंडिचर नहीं है, दो इट इज़ मैंडेटरी, बट उसके साथ बिजनेस के प्रोडक्शन के या सेल्स या सर्विस के रिलेटेड नहीं है, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो अब ये डिबेट को लॉ में एक्ट में नेगेटिव लिस्ट में लाके स्टॉप कर दिया। सिर्फ एक डिबेट ओपन रहेगी कि ये जब एप्लीकेबल होगा मई या जून 2023 में फॉर एग्जांपल, तो उसके पहले के पीरियड का क्या, वो एक क्वेश्चन खड़ा रहेगा। लेकिन पोस्ट एनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल 2023 ये श्योरली नेगेटिव लिस्ट में कवर हो गया है और इसके कनेक्शन की आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। जीएसटी में एक दूसरा प्रोविजन है कि 180 डेज में आपको सप्लायर को पेमेंट कर देना है अगर आपको उसकी क्रेडिट अवेल करनी है तो। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता था कि 180 डेज में अगर कोई टैक्स पेयर फेल होता था, पे नहीं करता था, तो क्वेश्चन खड़ा रहता था कि लॉ में ऐसा लिखा था कि इट इज़ एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सेक्शन 16(2) में ऐसा लिखा गया था। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब कि आपको टैक्स के हिसाब से दिखाना है। 1 में और 3B में शो करने का एक इम्प्लाइड मीनिंग बनता था, लेकिन ये तो हमने ली थी आईटीसी, और अगर उसको हमको रिवर्स करनी है तो रिटर्न में तो एक एनी अदर आईटीसी रिवर्सल का भी पॉइंट है। जीएसटीआर 9 में भी आईटीसी रिवर्सल का अलग से कॉलम है। तो एक्ट बोलता था कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो, और रिटर्न बोलता था कि आप उसको आईटीसी रिवर्सल में दिखाओ। तो ये दोनों में कंट्रोवर्सी थी, एक्ट और रिटर्न्स में। तो अब सेक्शन को चेंज कर दिया और वहाँ पे जो वर्ड थे एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसको रिप्लेस किया और ऐसा वर्ड्स बताया कि पेड बाय हिम अलोंग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, मतलब आपको पे कर देनी है, आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करना है। तो पे कैसे कर सकते हैं, आईटीसी रिवर्स करके भी हम उसको पे कर सकते हैं। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी थी एक्ट और रिटर्न्स में, वो स्टॉप हो गई। इससे एक और फायदा होगा, किसको होगा, जो टैक्स पेयर 180 डेज में पे नहीं कर पाया है और उसके पास सफिशिएंट बैलेंस ऑफ आईटीसी कंटिन्यूअस पड़ा है। तो अब जाके सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, जहाँ पे ऐसा शब्द यूज़ किया गया है कि आईटीसी अवेल एंड यूटिलाइज, तो अगर किसी ने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, उसके पास आईटीसी का कंटिन्यूअस बैलेंस है और यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो वहाँ पर एक बेनिफिट भी मिल सकता है टैक्स पेयर को। थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन इन माय व्यू यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव अमेंडमेंट आया है। दूसरा एक सेक्शन 17(3) में चेंज आया है। 17(3) में एग्जम्प्ट सप्लाई की जो डेफिनेशन दी है, या एग्जम्प्ट सप्लाई किसको गिनना है, उसमें थोड़ा सा स्कोप वाइड किया है और वहाँ पे एग्जम्प्ट सप्लाई में वहाँ पे इंक्लूड किया है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब कोई गुड्स वेयरहाउस में है और उसको बिल ऑफ एंट्री बनने उससे पहले ही सेल कर दिया है, तो उसके कनेक्शन में अगर कोई भी आईटीसी ली है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेंगी और ये टर्नओवर को भी एग्जम्प्ट सप्लाई में गिना जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल अंडर रूल 42 और 43 ये एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर होगा। अब जो चेंज आए हैं वो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आए हैं।
सेक्शन 37 बोलता है GSTR 1, 39 GSTR 3B, 44 GSTR 9 एंड 52 TCS के रिटर्न्स। ये जो सारे रिटर्न्स है वो उसकी ड्यू डेट्स के 3 साल तक ही हम फाइल कर पाएंगे, उसके बाद उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी GSTR 9 की ड्यू डेट 31 दिसंबर को कंप्लीट हुई 2021-22 के, तो हम उसको 31 दिसंबर या 30 दिसंबर 2025 तक फाइल कर पाएंगे, उसके बाद हम वो फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा मॉडिफिकेशन आया है एक सेक्शन 56 में। रिफंड जब हम क्लेम करते हैं तो डिपार्टमेंट को उसको 60 डेज के अंदर पास कर देना होता है, सैंक्शन कर देना होता है। अगर उसमें डिले होता है तो 6% इंटरेस्ट के साथ टैक्स पेयर या जो एप्लीकेंट है रिफंड का, वो इंटरेस्ट की डिमांड कर सकती है। अब अभी तक सेक्शन 56 में बताया था कि अगर 60 डेज से डिले होता है तो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, जब तक रिफंड पास या बैंक में नहीं आता है, क्रेडिट नहीं होता है, तब तक का इंटरेस्ट गवर्नमेंट को हमको देना है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़े शब्दों जो डिपार्टमेंट की फेवर में नहीं थे, अब थोड़े देना स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, और एक शब्द ऐसा ऐड किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, जहाँ पे ऐसा बताया, रिफंड ऑफ टैक्स टू बी कंप्यूटेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि आपको बियॉन्ड द 60 डेज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% भी मिलेगा, बट एज में भी प्रिस्क्राइब, और कंडीशन भी कुछ आएंगी। तो उसके अंदर कोई सर्कुलर आ सकता है, कोई रूल में मॉडिफिकेशन आ सकता है। जैसे कि जो मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ने 50 या 51st डे पे कोई क्वेरी मेमो निकाला है या फिर कोई शोकॉज दी है, और हम 15 डेज तक उसका रिप्लाई दे सकते हैं, तो हमने वो 15 डेज का डिले किया, हमने लास्ट डे पे रिप्लाई दिया, तो वहाँ पे शायद वो पीरियड का इंटरेस्ट हमको ना मिले जहाँ से डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी निकाली है और हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है। तो और भी कुछ मॉडिफिकेशंस या कंडीशंस गवर्नमेंट ला सकती है, उसके बाद ही अगर वो कंडीशन मेट होती है तब जाके ही वो इंटरेस्ट एंटाइटलमेंट बनेगा। दूसरा एक कंपोजिशन टैक्स पेयर में अमेंडमेंट्स ऐसा है कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है या सर्विस इंडस्ट्री में अप टू 50 lakhs का टर्नओवर है, वो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू, जो वेबसाइट है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनके थ्रू सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी मॉडिफिकेशन ये है, अमेंडमेंट्स ये है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स अमेंडमेंट आने के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट से सेल कर पाएंगे, इवन दो दे आर रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो कई बार ऐसा होता था कि लोगों को स्पेशली कंपोजिशन में से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था या नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ता था जो रेगुलर टैक्स स्लैब है वहाँ पे, क्योंकि उनको ई कॉमर्स वेबसाइट के पोर्टल थ्रू उनकी प्रोडक्ट को सेल करना था। लेकिन अब जो कंडीशन थी कि आप कंपोजिशन में का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, वो गुड्स के लिए निकल गई है। तो ये काफ़ी वेलकम मॉडिफिकेशन है, अमेंडमेंट्स है। लेकिन सर्विस के लिए अभी भी ये कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई सर्विस इंडस्ट्री उनके जैसे होटल के रूम सेल कर रही है या कोई और भी सर्विसेज है, तो वो सब मतलब अभी भी वो रिस्ट्रिक्शंस है वो कंटिन्यू रहेगा। बेनिफिट सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट से सेल हो गए। सेक्शन 122 जो पेनल्टी का प्रोविजंस है, वहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिया गया है और वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, नॉर्मल लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक एडिशनल लायबिलिटी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट से ऐसा सेल हो रहा है जहाँ पे कोई पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना था, लेकिन उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट थ्रू सेल किया है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये भी देखना है कि उनके साथ जितने भी सप्लायर जुड़े हुए हैं वो सारे रजिस्टर्ड के लिए रिक्वायर्ड थे या नहीं थे। तो उसमें से अगर कोई अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो लायबल टू रजिस्टर्ड था, तो उसकी भी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर डाल दी है। सेकेंडली, अगर कोई टैक्स पेयर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पा रहा है
और फिर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 सब सेक्शन 4 में टीसीएस का रिटर्न जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उसकी डिटेल्स अगर सही से करेक्ट इंफॉर्मेशन फाइल नहीं कर रही है, मतलब तीन चीज़ है इसके अंदर कि एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट थ्रू सेल कर रहा है लेकिन जिसको रजिस्ट्रेशन लेना था, या फिर सेकेंड कि जो टैक्स पेयर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाते थे लेकिन फिर भी नहीं करना था लेकिन फिर भी ई कॉमर्स की वेबसाइट से किया है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उनका रिटर्न गलत फाइल किया है सेक्शन 52 में, तो वहाँ पे मिनिमम 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर वो पेनल्टी लगेंगी ई कॉमर्स ऑपरेटर को अंडर सेक्शन 52 में 122 में। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि उनके साथ एन नंबर्स ऑफ सप्लायर्स जुड़े हुए हैं। अब सप्लायर्स को फिल्टर करना, कौन से सप्लायर जीएसटी में लायबल है या नहीं है, वो सब डिटेल्स में अब जाना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के बिजनेस को कहीं ना कहीं थोड़े पीरियड के लिए कम हो जाएगा, या फिर जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वो सब है वो सब वहाँ पे डिक्लेरेशन लेगी, या फिर लिटिगेशंस बढ़ने के बहुत बड़े स्कोप यहाँ पे जो हमको दिख रहे हैं। दूसरा एक वेलकम अमेंडमेंट ये आया है कि जो प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजन थे जो 1 CR तक के ऊपर के प्रोविजंस में या टैक्स लायबिलिटी में हिट होते थे वो लिमिट 1 CR से 2 CR कर दी है। सिर्फ एक जगह पे उन्होंने 1 CR की 1 CR रखी है जो फेक इनवॉइसेस के कनेक्शन के ट्रांजेक्शन से वहाँ पे। उसके अलावा सारे जो भी ऑफेंसेस है वहाँ पे एक की जगह पे 2 करोड़ की लिमिट कर दी गई है। दूसरा एक बेनिफिट सेक्शन 138 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में भी कहा दिया गया है। जो रेंज 50% से लेके 150% थी, 50 से लेके 150% तक की कंपाउंडिंग थी, उसको रिड्यूस करके 25 to 100, मतलब 50 से 150% की जगह पे 25 to 100% की कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की प्रोविजंस और पेनल्टीज को रिड्यूस किया गया है। 1 फरवरी 2019 को बजट में एक चेंज आया था जहां पे शेड्यूल 3 में 3 एंट्रीज को ऐड किया गया था। उसमें से एक एंट्री थी कि गुड्स सप्लाइड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जापान टू इंडोनेशिया, तो वो शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन गिना जाएगा, वो सप्लाई नहीं गिना जाएगा। सेकेंड, वेयरहाउस गुड्स सोल्ड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, वेयरहाउस से बिल ऑफ एंट्री बने उससे पहले ही वो थर्ड पार्टी को सेल किया जाता है और थर्ड पार्टी उसको फिर इंपोर्ट करेंगी। एंड थर्ड, हाई सी सेल्स। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन को 1 फरवरी 2019 से शेड्यूल 3 में कवर किया गया था। अब उस वक्त भी डिबेट हुई थी, तो 1 फरवरी 2019 से शेड्यूल 3 में ऐड किया तो उसके पहले का पीरियड का क्या? तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स कुछ व्यू ऐसे लेते थे, उसका मतलब कि वो पहले टैक्सेबल था या फिर उसको एग्जम्प्ट में गिनने का। तो गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं, अब ये रिट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से ही ये एंट्री एप्लीकेबल होगी। तो उसको जो पीरियड था 1 जुलाई 2017 से लेके 31 जनवरी 2019 तक का, उसमें भी वो शेड्यूल 3 में ही ऐसा इम्प्लाई करना है या कंसीडर करना है। लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर ने शेड्यूल 3 में वो एंट्री बाद में आई, उसके पहले टैक्स पे कर दिया है, मतलब 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 जनवरी 2019 में किसी ने ये टैक्स पे कर दिया है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, आईजीएसटी एक्ट में एक डेफिनेशन है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 क्लॉज 16, उसके अंदर आईजीएसटी एक्ट में वो डेफिनेशन दी है, उसको मॉडिफाई किया है और जो टैक्सेबिलिटी का स्कोप है ऑर्डर का वो उन्होंने ऐड किया गया है। ये ऑर्डर एक अलग से ही बड़ा टॉपिक है तो उसको हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है उसका स्कोप बढ़ाने के लिए डेफिनेशन में चेंज किए और कॉरस्पॉन्डिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की डेफिनेशन में भी चेंज किया गया है। एंड लास्ट अमेंडमेंट जो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस है वो बताया गया है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और मतलब जो सप्लायर है एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स बोथ इंडिया में है,
और वहाँ पे जब गुड्स एक्सपोर्ट होता है, मतलब मिस्टर ए फ्रॉम अहमदाबाद एंड मिस्टर बी फ्रॉम सूरत दोनों इंडिया में ही है, लेकिन गुड्स जो है वो मुझे चाइना सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में कौन सा टैक्स लगेगा? तो उसमें 1 फरवरी 2019 में ऐसा चेंज आया था कि लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स वो वाला टैक्स लगेगा। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों गुजरात में है, तो फिर भी CNS नहीं लगेगा, IGST लगेगा। ऐसा एक चेंज आया था, प्रोवाइजो ऐड हुआ था सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 में। वो प्रोवाइजो फिर से रिमूव कर दिया, और अब जो रेगुलर प्रोविजन है 12 सबसेक्शन 8 का, जहाँ पे अगर जो सब रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उसका प्लेस अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ गुड्स। तो मतलब ऐसा हुआ कि 1 जुलाई 2017 से लेके 31 जनवरी 2019 तक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के केस में CNS लगता। फिर 1 फरवरी 2019 से लेके जब तक ये चेंज नहीं आएगा, बजट पास नहीं होगा, तब तक IGST लगेगा, और उसके बाद फिर से जो पुराना प्रोविजन था वही एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, बहुत लिमिटेड चेंजेस है GST में। उसका रीज़न ये है कि GST काउंसिल की साल भर में मीटिंग होती रहती है, और GST के लिए पूरा साल अमेंडमेंट का या बजट का ही रहता है। इनकम टैक्स में 150 क्लॉज में चेंज आया, तो यहाँ पे कुछ 12-15 क्लॉज में चेंज आया, क्योंकि GST के लिए तो पूरा साल अमेंडमेंट का और बजट का ही रहता है। GST काउंसिल की मीटिंग्स रेगुलर मिलती रहती है, हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में। तो दिस आर दी अमेंडमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।